वेलकम स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने क्लासिकल स्टैटिस्टिक या मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक पढ़ा था। आज के इस लेक्चर में हम क्वांटम स्टैटिस्टिक की पहली किस्म की स्टैटिस्टिक फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक पढ़ेंगे। फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक दो साइंटिस्ट फर्मी और डिराक ने डिराइव किया है। अब ये स्टैटिस्टिक किस किस्म के पार्टिकल्स पे अप्लाई होगा, तो उन पॉइंट्स को हम देखते हैं। फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स अप्लाइज ऑन इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। जब हम फर्मी डिराक को स्टैटिस्टिक को अप्लाई करेंगे तो हम ये एज्यूम करेंगे कि हम उन पार्टिकल्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, वो पार्टिकल इनडिस्टिंग्विशेबल हैं। इसी तरह फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक अप्लाइज ऑन पार्टिकल विच हैव स्पिन इक्वल टू ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ एच कट, या हम इसे कह सकते हैं कि फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक उन तमाम पार्टिकल्स पे अप्लाई होगा जिनके स्पिन ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ एच कट हो। मीन्स कि उनके स्पिन एच कट बाई टू, 3 एच कट बाई 2, 5 एच कट बाई 2 हो। तो अगर ये स्पिन ऐसे होंगे तो हम फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक को अप्लाई करेंगे। इन स्पिन वाले पार्टिकल को हम कहते हैं फर्मियान्स। अब फर्मियान्स पे एक प्रिंसिपल अप्लाई होता है जिसको हम कहते हैं पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सिर्फ फर्मियान्स पे अप्लाई होता है। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक नो टू पार्टिकल कैन ऑक्यूपाई ए सिंगल पार्टिकल स्टेट। इस प्रिंसिपल के मुताबिक एक स्टेट में सिर्फ एक ही पार्टिकल रह सकेगा, एक से ज़्यादा पार्टिकल एक स्टेट में नहीं रह पाएंगे। सो देयर मस्ट बी ओनली वन पार्टिकल इन सिंगल क्वांटम स्टेट। एक स्टेट में सिर्फ एक पार्टिकल। तो फर्मियान के लिए ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। अब फर्मियान की प्रॉपर्टी है कि फर्मियान्स ओबे पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अप्लाइज ऑन फर्मियान्स। फिर स्टूडेंट, फर्मियान की जो वेव फंक्शन है वो एंटी सिमेट्रिक है। एंटी सिमेट्रिक का क्या मतलब? अगर हम ये एक वेव फंक्शन ले लें, ये दो और इसमें दो पार्टिकल है, एक की पोजीशन x1 है और दूसरे की पोजीशन x2 है। अगर हम इनका आपस में पोजीशन इंटरचेंज कर ले, मींस कि इस पार्टिकल को इन ये जो दो पार्टिकल हैं इनकी आपस में पोजीशन चेंज कर ले। अब अगर यहाँ पे देख ले, x1 को मैं यहाँ पे ले हूँ और x2 को मैं यहाँ पे ले हूँ, और वेव फंक्शन इस तरह साइन चेंज कर ले, तो हम इसको कहेंगे कि दिस इज़ एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन। अगर ये वेव फंक्शन साइन चेंज नहीं करेगा तो फिर ये सिमेट्रिक वेव फंक्शन होगा। अब स्टूडेंट, फर्मियान की एग्जांपल्स क्या है? तो फर्मियान की एग्जांपल इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं और क्वार्क्स। ऑल दीज आर द एग्जांपल ऑफ फर्मियान्स। अब स्टूडेंट, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक को हम फर्मियान पे अप्लाई करेंगे, तो लिहाजा हम अब इसकी डेरिवेशन पे जाते हैं। तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास n नंबर ऑफ फर्मियान्स हैं जो कि किसी कंटेनर ऑफ वॉल्यूम v के अंदर रखे हुए हैं। अब यहाँ पे हम nr को डिनोट करते हैं कि nr हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल है एनर्जी स्टेट ER के अंदर, जहाँ पे r इज इक्वल टू 1 एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह GR हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ स्टेट्स विद एनर्जी ER, कि ER एनर्जी के साथ कितने नंबर ऑफ स्टेट्स है, तो GR उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसको हम कहते हैं, अगर एक से ज़्यादा स्टेट्स एक एनर्जी लेवल को कोरिस्पॉन्ड करेगा तो उसको हम कहेंगे डीजेनरेट स्टेट्स। मींस कि अगर ER एक एनर्जी स्टेट्स है और ऐसे दो स्टेट्स हैं तो हम कहेंगे कि ये डीजेनरेट स्टेट्स हैं। अब स्टूडेंट, फर्मियान को हमने कंसिडर किया। अब हमारे पास कितने नंबर ऑफ वेज है कि हम फर्मियान को अरेंज कर सकते हैं। जिस तरह हमने एक कॉइन को हम अरेंज कर सकते हैं दो तरह के से, कि एक हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो इसी तरह अब अगर हमारे पास एक फर्मियान की एक गैस है जिसमें हमारे पास n नंबर ऑफ फर्मियान है, तो उसको हम इस फार्मूला से अरेंज करेंगे। ओमेगा इज इक्वल टू समेशन ओवर आर GR फैक्टोरियल divided by nr factorial and into gr minus nr factorial।
अब स्टूडेंट हम इसका लाग ले लेते हैं। जब हम इसका लाग ले लेंगे तो ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा, और लाग की प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो ये जो डिनोमिनेटर में है ये नोमिनेटर में आ जाएगा, और ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम स्टेरलिंग अप्रोक्सीमेशन यूज़ कर लेते हैं। स्टेरलिंग अप्रोक्सीमेशन के मुताबिक एल एन फैक्टोरियल अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एन इंटू लॉग ऑफ एन माइनस एन। तो जब हम ये वाली अप्रोक्सीमेशन यूज़ करेंगे तो हर एक टर्म यहाँ पे हम ओपन हो जाएगी। जब हम ये ओपन करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे समेशन ओवर एन आर जो है मींस कि जब हम तमाम स्टेट्स पे सम करेंगे, तमाम नंबर्स को सम करेंगे तो वो एन के बराबर आ जाएगा, वेयर एन इज़ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स और एन आर इज़ द नंबर ऑफ पार्टिकल इन एनर्जी स्टेट ई आर। ठीक है स्टूडेंट, तो जब हम इस पे समेशन अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल लेगा, तो लिहाजा यहाँ पे हम समेशन आर की जगह एन लिख लेते हैं। तो जब हम इस तरह इनको ओपन कर लेंगे तो ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा। अब स्टूडेंट हम इसका डिफरेंशियल ले लेते हैं। ये जो इक्वेशन हमारे पास आ गई इसका हम डिफरेंशियल ले लेते हैं। तो जब हम इसका डिफरेंशियल ले लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये टर्म जो है जी आर, जब इस पे समेशन लगेगा तो ये हमारे पास एक टोटल नंबर देगा ना, ये वाली टर्म। तो एक टोटल नंबर जो होगा वो तो एक फिक्स क्वांटिटी होगी, तो जब हम उसका डेरिवेटिव ले लेंगे, डेरिवेटिव चूँकि चेंज है तो ये टर्म हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा। इसी तरह ये टर्म और ये टर्म और ये इसी तरह यहाँ पे देख ले, ये टर्म भी हमारे पास क्या हो जाएगी, जब समेशन ओवर एन आर होगा तो ये हमारे पास एन आ जाएगा, और एन एक फ़िक्स क्वांटिटी है क्योंकि हमने टोटल नंबर ऑफ़ पार्टिकल को फिक्स रखा है, तो ये भी क्या हो जाएगा ज़ीरो। इसी तरह ये भी ज़ीरो क्योंकि एन आर इज इक्वल टू एन, और जब हम इस पे डेरिवेटिव लेंगे चूँकि एन फिक्स्ड है तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा। तो इस इक्वेशन के अंदर कुछ टर्म ज़ीरो हो जाएगी और जो रिमेनिंग होंगी वो हम इस तरह लिख लेंगे। जो कि ज़ीरो है उसको मैंने ज़ीरो लिखा और जो रिमेनिंग है उसको मैंने यू लिखा। अब स्टूडेंट जो टर्म मेरे पास रह गई वो उसको मैंने यू लिखा। अब स्टूडेंट आपको पता है कि अगर एक फंक्शन मैक्सिमम है तो उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव या फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल ज़ीरो होता है। तो हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि अगर एक स्टेट हम चाहें कि वो मैक्सिमली ऑक्युपाइड हो, ठीक है, कि हर एक स्टेट में मैक्सिमम ऑक्यूपेशन हो, तो उसके लिए हम इस चीज़ को ज़ीरो कर लेंगे। मींस कि डी एल एन ओमेगा इज इक्वल टू, ये हमारे पास जब इसका डेरिवेटिव लेंगे 1 ओवर ओमेगा डी ओमेगा। अब अगर ओमेगा को नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट हमारे पास मैक्सिमम हो, हम मैक्सिमली किसी फरमियान को अरेंज कर सकते हैं, तो उसके लिए ये टर्म हमारे पास ज़ीरो हम इसको रख लेंगे। तो जब हम इस इक्वेशन को ये ज़ीरो कर लेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। यहाँ से हम डी एंड आर को कॉमन ले लेते हैं और ये इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब स्टूडेंट चूँकि यहाँ पे हमने देखा कि जब हम एन समेशन ओवर एन आर को के ऊपर जब हम डेरिवेटिव अप्लाई कर लेते हैं तो वो हमें एन ज़ीरो दे देता है, क्योंकि समेशन ओवर एन आर इज इक्वल टू एन, और एन एक फिक्स क्वांटिटी है, फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल है, वो चेंज नहीं हो रहे। तो जब हम उस पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास ज़ीरो के बराबर आता है। तो अगर हम ये क्वांटिटी अगर ज़ीरो के बराबर है, अगर इसको साथ हम माइनस एल्फ़ा अप्लाई कर लें, ठीक है, तो चूंकि ये चीज़ ज़ीरो के बराबर है तो माइनस एल्फ़ा मल्टीप्लाई करने से इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। इसी तरह समेशन ओवर ई आर डी एन आर, ई आर चूँकि हमारे पास एनर्जी है, एनर्जी स्टेट ई आर की, और ये चीज़ हमारे पास ज़ीरो के बराबर है। ठीक है स्टूडेंट, तो जब ये समेशन इस पे अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास टोटल एनर्जी आ जाएगी, और टोटल एनर्जी भी हमारे पास क्या है, फिक्स्ड है। तो ये चीज़ भी हमारे पास ज़ीरो है। तो जब हम इसके साथ माइनस बीटा अप्लाई करेंगे तो ये दोनों इक्वेशन ज़ीरो के बराबर हैं। इसको हम इक्वेशन ए का नाम देते हैं, इसको इक्वेशन बी का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट अब हम ये चीज़ दोनों चीज़ें तो ज़ीरो के बराबर है, अब इन दोनों चीज़ों को हम यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर ऐड कर लेते हैं। तो इसके जब हम इन दोनों टर्म को यहाँ पे ऐड करेंगे, चूँकि ये दोनों ज़ीरोज़ हैं तो ज़ीरो ऐड करने से इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो लिहाजा हम यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा जो है ये अननोन
कोफिशिएंट्स हैं इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। अब हम इक्वेशन ए और बी को इक्वेशन 1 के साथ ऐड करते हैं। तो मैं अगेन बता रहा हूँ कि इन एडिशन की वजह से इन पे कोई फ़र्क, इक्वेशन 1 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये दोनों ज़ीरोज़ हैं। तो जब मैं यहाँ पे ये ऐड करूँगा तो मेरे पास ये आ जाएगी। यहाँ से मैंने समीशन आर को और डी एन आर को कॉमन लेगा तो ये हमारे पास इस तरह आ जाएगी। अब स्टूडेंट इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ तो सिंप्लीफिकेशन के बाद ये मेरे पास इस तरह आ जाएगी। तो इसका मैं एक्सपोनेंशियल ले लेता हूँ। तो जब मैं इसका एक्सपोनेंशियल दोनों साइड पे ले लेता हूँ तो ये मेरे पास इस तरह आ जाती है। और इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके ये मेरे पास एन आर इज इक्वल टू जी आर ये मेरे पास आ जाएगा। इसको मैं इसके नीचे डिवाइड कर लेता हूँ तो ये मेरे पास ये आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो एन आर डिवाइडेड बाई जी आर है इसको मैं एफ एज फंक्शन ऑफ एनर्जी ई लिख लेता हूँ, ठीक है। और ये इसके साथ मैं एफ डी लिख लेता हूँ कि ये मेरे पास फर्मी डिराक को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब मैं ये वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। और इस इक्वेशन को हम कहते हैं फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक। यहाँ ये जो है एफ एज ए फंक्शन ऑफ एनर्जी है, ठीक है। और इसके जो सबस्क्रिप्ट में मैंने एफ डी लिखा ये फर्मी डिराक को रिप्रेजेंट कर रहा है, मींस कि दिस इज़ फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक। तो ये फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक की मैथमेटिकल फॉर्म है। अब ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमें नंबर ऑफ पार्टिकल इन एनर्जी स्टेट ई आर, या ये इक्वेशन हमें किसी एनर्जी स्टेट ई आर के अंदर मीन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताता है कि उस एनर्जी स्टेट के अंदर मीन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं। या इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि दिस इक्वेशन शोज अस द प्रोबेबिलिटी दैट पार्टिकल ऑक्यूपाई ए स्टेट विद एनर्जी ई आर। या ये इक्वेशन हमें प्रोबेबिलिटी बताता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक एनर्जी स्टेट ई आर ऑक्यूपाइड है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये इस चीज़ की डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है, आप जो भी इसको कंसिडर कर लें, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे इसकी थोड़ी सी फिज़िकल सिग्निफिकेंस देखते हैं। अब अगर आप ऊपर वाली इक्वेशन के डिनोमिनेटर को देख लें जो कि हमारे पास ई एल्फा प्लस बीटा ई आर है। अब ये चीज़ जो है प्लस इसके साथ प्लस 1 भी है तो इस एक्सपोनेंशियल की कुछ नॉन ज़ीरो वैल्यू होगी। तो इसका मतलब है जब इस 1 में इस वैल्यू की वजह से, इस एक्सपोनेंशियल की वजह से कुछ चीज़ आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारी टर्म या तो 1 के बराबर है। अगर ये एक्सपोनेंशियल 1 के बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए, तो या तो फिर ये सारी टर्म 1 के बराबर होगी, या अगर ये एक्सपोनेंशियल की वैल्यू 0 से ग्रेटर आ जाए, ठीक है स्टूडेंट, तो ये चीज़ फिर क्या हो जाएगी, 1 से बड़ी हो जाएगी। इट मीन्स कि ये या तो 1 के बराबर है या 1 से बड़ी होगी इसकी वैल्यू। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक की वैल्यू या तो 1 के बराबर होगी या लेस देन 1 होगी, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर ये चीज़ जिस तरह ई आर को हम इंक्रीज़ करेंगे तो इस सारी टर्म की वैल्यू इंक्रीज़ होगी और इस फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक की दो वैल्यूज़ पॉसिबल हैं। एक इस रेंज में वैल्यू पॉसिबल है 0 और 1 के दरमियान, ठीक है। फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक की वैल्यू इक्वल टू 0 या 1 भी हो सकती है, इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0 भी हो सकती है, और लेस देन इक्वल टू 1 या लेस देन 1 भी हो सकती है। तो जब 0 होगा तो स्टेट एम्प्टी होगा, जब 1 होगा तो स्टेट ऑक्यूपाइड होगा या 1 पार्टिकल होगा इस स्टेट के अंदर। स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक पढ़ा, तो ये बात लाजमी याद रखें कि फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक जो है क्वांटम स्टैटिस्टिक की एक टाइप है। अब यहाँ ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। तो स्टूडेंट जो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक है ये किस किस्म के पार्टिकल पे अप्लाई होता है वो पॉइंट भी मैंने शुरू में लेके उसको भी आप लोग नोट कीजिएगा। यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा ये हमारे पास कोफिशिएंट हैं, ठीक है स्टूडेंट। बीटा की वैल्यू तो आपको पता है 1/kBT होता है। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगा। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।